सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ बॉटनी। और अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं बेसिकली। ये देखो बॉटनी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को अभी बता दूँ कि हम जो भी आज तैयारी कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी को हम पूरी शिद्दत से करेंगे। सेकेंडली जो आज हमने सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है उस टाइम वेस्ट को हम नलीफाई करा करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ बिल्कुल भी फ़ोन नहीं, हमने नेट बंद कर दिया है और ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद। अच्छा ठीक है। तो हे आई एम संचिका गुप्ता और ये है मेरे खुद के पर्सनल नोट्स जो कि मैं आप कोचिंग में पढ़ती हूँ रोज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो दिस इज सॉर्ट ऑफ क्लियर टू एवरी वन। या सो अगर मैं बायो से स्टार्ट करूँ तो बायोलॉजी जो है जिसके फादर जो थे एरिस्टोटल थे, उन्होंने क्या दिया टर्म दिया था लैमार्क ने। जीके का मतलब होता है बायोस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना। लोगास यानी कि उसकी स्टडी बाय कार्लस लिन्नेस। उन्होंने क्या करा, दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। स्टडी थी जूलॉजी जिसके फादर एनिमल्स और स्टडी ऑफ प्लांट्स इज फॉर द बॉटनी फॉर द गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना, जो कि क्या है एक साइंस है बायोलॉजी को पढ़ने की। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दैट इज हिस्टोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एनाटॉमी दैट इज एट टिश्यू लेवल. So here we are studying with cytology. Cytology is the structure of details of the cells, and here we have cell biology that is study of all aspects of the cell structure, function, division and the reactions. ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी बातें हो गई तो फिजियोलॉजी के बारे में जानना शुरू करा। तो फिजियोलॉजी क्या होता है, किसी भी देखो कहते हैं ना फिजिकली कैसे दिख रहा है कोई चीज़, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं टर्म फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी एंड द पार्ट्स एंड इट्स सेक्शंस। पैथोलॉजी लैब में क्या करते हैं, हम डिसीजेस के बारे में डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिसीजेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, ये इम्यून सिस्टम होगा नाम होगा, ठीक है। एंड दैट इज रेजिस्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, आपके पास कितनी ताकत है, क्या क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने का, दैट इज इम्यूनोलॉजी। अब मैं बात करती हूँ जेनेटिक्स। ये विलियम पैटरसन ने टर्म दिया था जिसके फादर जो थे ग्रेगर जोहन मैंडल थे। ये बात सबको पता है कि 7 हाँ वो पी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैंडल ने किया था और उसी से कहीं ना कहीं जेनेटिक्स हमारी शुरू हुई है। तो जहाँ से जेनेटिक्स स्टार्ट हुई है, जिसको जेनेटिक्स ने स्टार्ट करा डिस्कवरी दी है, तो उसके वो फादर हो गए दैट इज ग्रेगर जोहन मैंडल। और ये जेनेटिक्स टर्म जो है विलियम पैटरसन ने टर्म दिया था। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और उसके वेरिएशन विद द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बायोलॉजी फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के ऊपर इन सब ने पढ़ाई करी। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, और उसके सराउंडिंग के साथ जो भी हम स्टडी करते आ रहे हैं उन सब चीज़ों को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब इसके साथ साथ आती है, हम बात करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर। देखो आप देख सकते हैं स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपना लिविंग वर्ल्ड के ऊपर मेन कैटेगरी। तो व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? टू डिफरेंशिएट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। द फीचर्स ऑफ लाइफ एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर सम डिफाइनिंग फीचर्स एंड द डेफिनेटिव फीचर्स, दैट इज 100% करेक्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, जनरल features of life, the protoplasm, the physical phases of life given by Huxley. They are cellular organism, that is the defining feature of life. Metabolism, sum of total of all chemical reactions taking place in a body of an organism to maintain its healthy life and living stage. It is of two types, that is anabolism, formation of complex molecule from the simpler one, amino acid, proteins, पॉलीपेप्टाइड्स। एंड हियर वी हैव अनदर टर्म फॉर द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी का ब्रेकडाउन होना। एंड कैटाबॉलिज्म द मेन अरीना ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। हियर वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर रिएक्शंस, दैट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म का ये मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का डिफाइनिंग फीचर है, बट इट इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज इन विट्रो, दैट इज लैब मीडियम एंड द टेस्ट ट्यूब एंड आर डिफाइनिंग बाय द, जो कोई देखो तुमने कोई टेस्ट ट्यूब में तुम कोई मीडियम देख रहे हो, वो क्या वो लिविंग है? हाँ भाई, हमारे हिसाब से वो चीज़ें बहुत सारी लिविंग हो जाती हैं, ठीक है। एक बार मैं फ़ोन फिक्स कर दूँ फिर से, अब सही है ना? एक सेकेंड।
ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि फीचर्स होते हैं, आइसोलेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कि हम लैब मीडियम के अंदर खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो हम लैब मीडियम के अंदर वो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो लिविंग रिएक्शंस जो कि कंसिडर करी जाती है ना ही लिविंग नॉर ही लिविंग। भाई तुम कॉमा में हो, क्या तुम लिविंग कहलाओगे? हाँ भाई हम लिविंग हैं, हम फिजिकली एक्टिव हैं, पर मेंटली एक्टिव हैं नहीं, वी आर नॉट मेंटली एक्टिव। अच्छा, अब एक बच्चा है जो कि आईवीएफ के थ्रू पैदा हो रहा है, दैट इज द स्पर्म सेनेमेटिंग, वो जिंदा हो रहा है। जब जिंदा, क्या हम उस बच्चे को पूरा ही कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पाल सकते हैं? नहीं भाई नहीं पाल सकते। हमें क्या चाहिए? वी नीड एन फीमेल बॉडी जो कि उसे पाल के बड़ा करेगी। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, बट इट इज नेसेसरी, इट नीड टू बी लिविंग के लिए कि वो रियल लाइफ में हो। हम आईवीएफ भी कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी हमें लिविंग फीचर्स चाहिए, हम सारी लिविंग कंडीशन चाहिए, तब भी सिर्फ मेटिंग हो पाती है, और उसके बाद भी हमें एक फीमेल बॉडी के अंदर उसको पूरा नरिशमेंट देने के लिए एक फीमेल बॉडी के अंदर उसे डालना पड़ता है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड रिस्पॉन्स आर द कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग और डेफिनेटिव फीचर है। किसी भी रिस्पॉन्स, आप अमीबा और ह्यूमन को अगर हम देखेंगे तो दे रिस्पॉन्स टू द, तुम्हें कोई गाल पे थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तुम उसे रिस्पॉन्स दोगे, कोई ना कोई फीचर दोगे। तो कोई भी एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग में हो रही है और उससे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, एक डेफिनेटिव फीचर हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है सारे ही ऑर्गेनिज्म का। तुम कुत्ते को लो, तुम कुत्ते को छू दो तो ही विल रिस्पॉन्ड, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट सेल्फ कॉन्शियसनेस एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, वो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, चाहे हम उसके लिए भला कर रहे हो चाहे उसके लिए बुराई कर रहे हो, वी आर थिंकिंग, मतलब खुद के अलावा भी हम और चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं, उसके ऊपर हरकतें करते हैं, हम उसका वेलफेयर देखते हैं। हमने जूस बनाए हुए हैं एनिमल्स के लिए। कि तुमने कभी किसी कुत्ते को देखा इंसानों के लिए रोटी बना के आ रहा हो? पर हम इंसान कुत्तों के लिए रोटी बनाते हैं। तो दिस इज कंडीशन जहाँ पे हम अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं कि हम जागरूक हैं, उनसे ज़्यादा मोटिवेटेड है। अब बात करते हैं, ये एक ह्यूमन बीइंग अंडर कोमा इज लिविंग बिकॉज ऑफ हिज फिजियोलॉजिकल कॉन्शियसनेस। ही इज नॉट एक्टिवली फ्रॉम द ब्रेन, ही इज ब्रेन डेड बट ही इज फिजिकली एक्टिव। उंगलियां हिलाता है पर सीरियस की तरह नहीं कि 5 मिनट बाद उठ के बैठ जाए, है ना। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ में क्या होता है? किसी के भी मास में इंक्रीज होना, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में। मैं आपको चाहती हूँ कि आप इस पेज को जितना आपको दिख रहा है ये ग्रोथ वाला, क्योंकि यहाँ से अब कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, उसे एक बार गो थ्रू कर लें 30 सेकेंड के अंदर। मैं जब तक एक ब्रेक देती हूँ आपको, ठीक है, 30 सेकेंड, यू हैव 30 सेकेंड्स टू गो। और ऐसे ही ना मैं सारे ही वीडियोस लाऊंगी, मतलब सारे ही चैप्टर कवर किया जाएगा, सब कुछ होगा, सारा डेली नोट्स रिवीजन सब कुछ लाऊंगी भाई। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाली हूँ उसे। और मेरे चैनल का नाम है एवरीथिंग फॉर नीट, ठीक है। इंक्रीज इन मास, ठीक है। अब बात करें हम लोग इंक्रीज इन मास, एक्सटर्नल मास इंक्रीज हो रहा है हमारा। देखो एक्सटर्नल मास इंक्रीज होने में दिस इज कीबोर्ड, ये नोटबुक के ऊपर नहीं था, अब ये नोटबुक के ऊपर आ गया। इसकी ग्रोथ हो गई 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इस कीबोर्ड का जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ग्रोथ हो गई 1 सेंटीमीटर, ऊपर ये सब आ गया। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ नहीं है। इंटरनल ग्रोथ क्या होती? इसमें मैं पेजेस लगा देती तो कॉपी की विड्थ मोटी हो जाती, या फिर ये इसी के साथ अटैच हो जाता कीबोर्ड, ठीक है। इंटरनली इंक्रीज करता, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कि मैं घुसा के लगा रही हूँ तो ये ग्रोथ होगी, नहीं 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 नहीं। इनके हिसाब से अगर एक्सटर्नल ही इसके ऊपर कोई भी चीज़ आके रख रही है, दैट इज अ फीचर ऑफ ग्रोथ। स्टोन माउंटेन्स के ऊपर लगते चले जा रहे हैं, ऊपर ठसते चले जा रहे हैं, क्या वो ग्रोथ है? तुम्हारे यहाँ कल रेत आके रख गई, रेत आई है घर के सामने, ट्रैक्टर पलटवा दिया, एक मतलब रेत आती है ऐसे, ठीक है, तो क्या वो उस लैंड का ग्रोथ हो गया? नहीं भाई, कैसे हो गया? वो तो अभी हटा तो घर बन जाएगा, वो ग्रोथ हट जाएगी, है ना। दिस इज एक्सटर्नल इंक्रीज। पर तुम्हारी आज तुमने रेड कलर का स्वेटर पहना है, रेड कलर के स्वेटर की वजह से आज तुम्हारी शरीर पे 1 सेंटीमीटर मोटा कपड़ा है, गर्मी आ गई, तुम तो पतला पतला कॉटन का शर्ट पहनने लगे, तो तुम्हारी ग्रोथ खत्म हो गई।
ठीक है। तो ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। क्या तुमने कभी देखा कि अच्छा मम्मी मैं आज उंगली की टिश्यू की सेल हटा के रख दे रहा हूँ, यहाँ उंगली के ऊपर जो ये टिश्यूज हैं, ये सेल्स हैं, इसे मैं उठा के रख देता हूँ? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। पर तुमने अभी इसके ऊपर कुछ पहना हुआ है, कोई रिंग, कोई टॉफी रखी हुई है तुम्हारे हाथ के ऊपर, ठीक है, पर तुम इसे तो उठा के रख सकते हो ना। ये बात समझ गए। इंटरनल मास इंक्रीज के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। अमीबा प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज इन अमीबा इज ऑल्सो अ इंक्रीज। जैसे अमीबा की प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज है तो वो क्या कहलाता है, एक ग्रोथ हुई है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। सो ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, बट इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर एक एक सेल को नहीं गिन सकते, इसलिए उसके मास को इंक्रीज को या फिर उसके अंदर ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ सेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ टिश्यू इज रिलेटेड समथिंग टू ग्रोथ, is a function of growth. Here we are talking about reproduction. एक non-defining feature of life का where an organism produces its progeny, offspring to maintain the continuity of a species or the race of an organism. It is not a defining feature, it is a non-defining feature. Binary fission हो रहा है, एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है, वो 2 सेल फिर आगे 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रहे हैं. This is something called binary fission. अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे किंगडम मोनेरा की, शायद आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया किंगडम, प्रोटिस्टा, अमीबा, देयर आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बराबर है, क्योंकि ये सब सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है। जब एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है तो दैट इज इंक्रीज इन मास एंड देयरफॉर दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और जैसे एक सेल 2 सेलों के अंदर डिवाइड हो रहा है वैसे ही रिप्रोडक्शन भी हो गया इन लोगों का। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिमस फीचर्स हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, बडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बडिंग क्या होता है, देखो हाइड्रा हमारे पास एक एनिमल है, यीस्ट सेल हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों ही अपना रिप्रोडक्शन कैसे दिखाते हैं, बडिंग के थ्रू दिखाते हैं। पेरेंट सेल है, अनइक्वल सेल डिवीजन हो रहा है, स्मॉलर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना फ्रेगमेंटेशन के ऊपर। सम फिलामेंटस सेल के प्रोटेनेमा जो कि जुवेनाइल स्टेजेस ऑफ मॉसेस होते हैं, सम स्पॉन्जेस, प्लानेरिया, ड्यूगेसिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। इट इज अ ग्रेट रीजनरेशन पावर, नए सेल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे कुछ नॉन रिस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिजम्स है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो नॉन रिस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिजम्स है वो म्यूल और हिनी, दे आर स्टेराइल इन फंक्शन, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, इंटरेक्शन नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनल इज ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन अमंग इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, फीचर ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दैम। ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें, चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद टाइम। इवोल्यूशन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ का नहीं है। दैट इज डोमेन्स इवोल्यूशन लाइफ आर्के, दैट इज आर्के बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा, दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक्स एंड दीज आर द बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जा रही हूँ, यहाँ पे हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइवर्सिटी क्या है लिविंग वर्ल्ड की। चलिए अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। दीज आर ऑल द बेसिक इंट्रोज। हमने 10 मिनट के अंदर पूरा बायो का इंट्रो लिया है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वही असली बायोलॉजी है, ठीक है। So, less than 1.7 to 1.8 million species of an organism records. The past and the present of the future generation are interlinked throughout the genetic material, जिसका नाम है DNA। क्लासिफिकेशन हो रहा है, हमेशा सिस्टमैटिक से बराबर रहता है और यह टैक्सोनॉमी से भी रिलेट करता है। ज़रा मैं आपको समझाती हूँ कैसे और कहाँ रिलेट करता है। तो चलिए चले हैं इस खूबसूरत से चैप्टर के अंदर। अब मैं बेसिस है कि करेक्टराइजेशन करें, ऑब्जर्वेशन करें, उसका एनालिसिस करें, ठीक, अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रुप्स। ये करेक्टराइजेशन हो गया। ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिस है कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। उसका करेक्टराइजेशन करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना और उसका क्लासिफिकेशन कर देना। करेक्टराइजेशन का मतलब है कि उसका एनालिसिस करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किधर प्रस्तुत है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द सिमिलर एंड डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म।
क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली ग्रुप करना ऑर्गेनिज्म को इनटू कंटिन्यूएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिस था ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स का। सो हियर वी आर फॉर द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसे ज़रा जानते हैं। ये ओल्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये कार्लस लिनेस ने दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द ओनली फ्यू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इजली ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरफिशियल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लाइक नंबर, शेप, कलर ऑफ लीफ, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, इन सब। वेयर इन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे। देखो, मैं ये जो चैप्टर है ना, मेरे पास इसके प्रिंटेड नोट्स हैं और जो कि इससे ज़्यादा बेटर लिख रहे हैं, तो चलो मैं वो ले आती हूँ और उससे हम लोग ये पढ़ते हैं। मैं इससे भी आपको पूरा पढ़ाऊँगी क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम है, पर इट इज़ मोर कंटेंट जो हमें बिल्कुल ही नीट के लिए चाहिए। ज़रा मैं वो नोट्स ले आती हूँ। So here are the notes, थोड़ी सी बुरी हालत में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ का जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि उसके अंदर फिजिकल बेसिस क्या है। फिजिकल बेसिस का मतलब कि वो किस तरीके से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल सेंसर टू रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंटल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्टिंग सेल, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे फीचर्स हैं किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को दर्शाने में उसकी 100% मदद करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, नोट की बात है कि प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये 4 फीचर्स ही हैं जो कि डिफाइनिंग है। प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जरा सॉरी, हम एक एक करके सारे ही लगातार फीचर्स को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी ग्रोथ की। मास में इंक्रीज होना, किसी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीज होना बाय द सेल डिवीजन होल पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज सर्टेन एज ऑफ एनिमल्स। या फिर एक देखो, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पूरी जिंदगी भर वो लोग ग्रोथ करते रहते हैं। पर प्लांट्स के अंदर ना जो ग्रोथ है वो एक एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है। आपने देखा होगा लोग 18 साल तक की उम्र में फुल फ्लैशलेटेड लंबे हो जाते हैं, उसके बाद आपने कभी इंसानों को लंबे हो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर 99% पीपल्स जो 18 साल तक जितना लंबा हो गया उतना ही लंबा होते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक मोटापा भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि इतना मोटापा हो गया और यही मोटापे से वो लोग जी के मर भी जाएंगे, एक कॉन्स्टेंट सा मोटापा हो जाता है। आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा जितने मोटे हो जाते हैं एज के बाद, उतने ही मोटे रहते हैं अपने 90% ऑफ द लाइफ टाइम के लिए, है ना। हम लोगों का मोटापा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ग्रोथ के अंदर क्या होता है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय द सेल डिवीजन, होल पार्ट ऑफ लाइफ इज सर्टेन इज कॉल्ड इज ग्रोथ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ टू ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस किसी भी बॉडी के अंदर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म के ही हिस्से हैं। Now I am introducing one of the most important term, that is biodiversity. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमें आज की जिंदगी में पता है, मतलब हमें नहीं पता है, साइंटिस्ट लोगों को पता है। हमें तो 10 सब्जियों के नाम पूछ दो तमीज से तो हम उसमें भी लड़खड़ा सकते हैं। Each different kind of plant and animal of organism represent a species. हर एक different kind of plant, animal और organism अपना अपना species जाहिर करने में लगा रहता है, ठीक है। सिस्टमैटिक से बात शुरू करते हैं। सिस्टमैटिक जो है लैटिन वर्ड सिस्टमा से अरेंज हुई है। सिस्टमा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को यहाँ से हमने टर्म ले लिया सिस्टमैटिक्स। ये टर्म जो है लिनेनियस ने दिया था। लिनेनियस जो थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, एंड इन्होंने एक बुक दी थी जो कि आज भी हम बहुत हद तक उसी को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, सिस्टमा नेचुरे, और बहुत सारी और किताबें दी। सिस्टमैटिक ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी डाइवर्सिटीज, उनके रिलेशनशिप्स को पढ़ना, अमंग द डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन कर देना, एट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो बेसिक सिस्टमैटिक स्टडीज, उनके करेक्टराइजेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्या क्या है रूल्स, 4 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए, उसमें थोड़ी कम चीज़ें लिख रही थी। करेक्टराइजेशन करना, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करना, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नेमिंग, नॉमेनक्लेचर रह गया था लिखना।
देखा, ये नोट्स पूरा कंप्लीट करते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम दे देना। IUPAC नॉमेनक्लेचर से नॉमेनक्लेचर आप सब लोग समझ गए। नॉमेनक्लेचर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नॉट यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। अब क्या होता था कि हम लोग हिंदी वाले लोग कहते हैं कि भाई आम, ठीक है, अमेरिका से साइंटिस्ट है, उन्होंने भी आम के बारे में डिस्कवरी करी, पर वो कहते थे मैंगो। हमने कहा ये मैंगो का हुआ है, हमें तो आम पता होता है, ठीक है। तो अब दोनों ने कुछ ऐसी डिस्कवरी करी कि दोनों अगर साथ में उस चीज़ को अगर मिला देते तो कुछ बहुत बढ़िया, एक सादा सस्ता सा आम एक बहुत बढ़िया, एक बहुत इवॉल्व आम बन जाता। पर मैंगो और आम बोलने के चक्कर में दोनों ही कुछ नहीं कर पाए और दोनों की जो बातें, वार्तालाप, कम्युनिकेशन हो नहीं पाया। इसको आसान करने के लिए हमने क्या करा, मैंगो को पूरी दुनिया में अगर कोई कहेगा तो मैंजीफेरा इंडिका कहेगा। अब इससे ये तो पता चल गया दोनों ही आम की डिस्कवरी कर रहे हैं और दोनों ने सेम चीज़ के बारे में पता करें, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, और दोनों की अगर बातें मिला दी जाए तो एक बहुत बढ़िया एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें लिखी गई और समझी गई है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म शुड हैव नोन सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म नोन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल्स। मतलब कोई भी चीज़, किसी को भी हम कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज रिमोट को हम कहीं करेंगे रिमोटा हाउसिया, ठीक है, ये रिमोट एशिया है ना, इसका नाम हमने ये कर दिया। तो अगर ये पहले से इसका नाम मान लो रिमोट एयर कंडीशनर फिक्स है, तो अगर हम इसका नाम रिमोट एशिया कर देंगे तो हम नहीं माना जाएगा। जब तक अगर इसका नाम रिमोट एयर कंडीशनर फिक्स हो चुका है तो दैट इज इट्स जेनेटिक नेम और इट्स IUPAC नेम, या फिर उसका नॉमेनक्लेचर हो चुका है जो होना था। अब हम इसका नाम नहीं बदल सकते। तुम्हारा नाम जो रख गया, मेरा नाम संचिका रख गया तो रख गया। अब 90% दुनिया मुझे संचिका ही बुलाती है, कोई मम्मी पापा तो कुछ और बुला लें, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो भी संचिका के नाम से समझेंगे, इसके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिन्नेस ने दी, उनकी बुक का नाम था फिलोसफी ऑफ बॉटनी का, एज जेनरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर रिस्पेक्टिवली, जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये लैटिन में होती है और लिखा जाता है इसे इटैलिक्स में। कुछ सही बोला है मैंने, है ना। और जब हम इसे हाथों से लिखते हैं तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। प्रिंटेड इटैलिक्स इज इंडिकेट फॉर द लैटिन ओरिजिन। और भाई इसे ना लैटिन मतलब जब प्रिंट होगी तो इटैलिक्स में होगी और इसकी जो भाषा बोलने की होगी वो क्या होगी, लैटिन ही होगी हमेशा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेम ऑफ द ऑथर रिटन विद स्पेसिफिक एपिथेट इज इन एब्रिवेटेड फॉर्म। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, लिनियस ने अगर इसका नाम दिया है तो लिन लिख देंगे। एब्रिवेटेड का मतलब क्या होता है, लिनियस ना लिख के LINN डॉट लगा देंगे, दैट इज एब्रिवेटेड फॉर्म, उसका छोटा फॉर्म, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। थर्ड वर्ड में बी रिप्रेजेंटेड इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स और द सब स्पीशीज ऑफ एनिमल। बहुत सारी जगह थर्ड वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो उसकी वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखाने के लिए या फिर उसकी सब स्पीशीज ऑफ एनिमल दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कड़ी पत्ता दो तरीके का है, हमने उसका नाम मीठी नीम और कड़वा नीम कर दिया, बड़ा पत्ता छोटा पत्ता कर दिया, तो दोनों का नाम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसी बार अब बहुत सारी हद तक हम नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत कहीं ना कहीं हमें पढ़ना भी पड़ता है। अब बुक्स ऑफ लिनियस की बात करते हैं। मैं कुछ आपको नाम बता देती हूँ जो कि मेरे पास 3 एपिथेट्स तक के नाम हैं, दैट इज सोलेनम, ट्यूबरोसम, तो नहीं 3 मैंने लिखे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियन सेपियन, ब्रेसिका एलरेका कैपिडेटा, दैट इज द टर्म फॉर द कॉलीफ्लावर। हियर वी आर शोइंग वैरायटी एंड हियर वी आर शोइंग सब स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे सर ने जो नोट्स में बताया वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। Now we have some classification naming, that is international codes of the botanical nomenclature, international codes of the zoological nomenclature, international codes of the bacteriological nomenclature, international codes of the viral nomenclature, international codes of the nomenclature of the cultivated plants, ठीक है। अब यहाँ के आगे जब हम आ जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है।
So, knowing an organism by its name is known as its identification. Classification to study of the observable grouping into convenient categories based on some easily observable characters. Earliest classification was based on the uses of the organism. History of classification क्या है? हिस्ट्री रही किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की. तो ज़रा बात करते हैं. हिपोक्रेट जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन थे. एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड हिज फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वॉज हिस्टोरिया एनिमेलियम. Animals without red blood cells, Enema with red blood cells. Theophrastus is the father of botany and the first book of botany, that is Historia Plantarum. Plants of the trees and the shrubs, under the shrubs and the herbs, etc. Pliny and Alder for the artificial classification of books, that is Historia Naturalis. John Ray for the English Naturalis, that is describe the plants, and the Historica Generalis Plantarum. Linnaeus most contributory and the famous for the artificial system of classification. Here we are talking about the classical systematics and the taxonomy. Plato, Aristotle, Theophrastus, Linnaeus, etc. based mainly on the morphological traits and the morphospecies, and with the typical concept of only few individuals and the specimen studied, only species is studied, which is considered as a static and immutable. That is nomenclature type, that is holotype, that is type of nomenclature. Here we are talking about the artificial system of classification by Aristotle, Theophrastus, Pliny, and John Ray. Linnaeus based on limited number of traits of organism. Classification on the basis of gross superficial morphological traits, habitat, color, number, shapes of leaves, mainly vegetative character, endosperm structure with equal weightage, and vegetative and sexual character. New systematics and modern taxonomy, that is population of systematic, biosystematic, study of all types of characters and behavior of a whole population with interrelationship, biological species, dynamic, mutable, and new systematic term was Julian Huxley in 1940. Term was given by Omega. Taxonomy by Toriel. Here we are also talking about the natural system of classification based on the external and internal features of anatomy, ultrastructure, embryology, phytochemistry, where more and more traits of organism are considered. First, George Mantham and Joseph Dalton Hooker for shaded plants in books of Genera Plantarum. Basics of systematic study, characterization, identification, classification, and nomenclature are also considered. Here we have the term for the taxonomy. Term was given by A.P. de Candolle, Fatra C. Linnaeus, Sweden, and basics of taxonomy are characterization, identification, classification, nomenclature, classification of all living organisms based on characterization, external and internal structures, cell structure, development processes, and ecological information, etc. ठीक है. अब इसके कुछ यूनिट्स आए, कुछ सिंगल और टेक्सॉन टर्म गिवन थे, वो एल्डॉफ मेयर ने दी. टेक्सा साइंटिफिक टर्म वाज ऑफ फॉर कैटेगरीज डॉग, कैट्स, एनिमल, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स. Numerical taxonomy given by Fanatics and Gaussian taxonomy. Note: numerical taxonomy based on all the observable characteristics where number and codes are assigned to all the characters of the data are processed by computer. Each character is given equal importance and hundreds of characters are considered simultaneously. ठीक है, तो बहुत सारे characters हम साथ में ही पढ़ते हैं. अब देखो ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फैनेटिक्स कहते हैं, जो कि एनोसियन टेक्सोनॉमी के अंदर भी आती है. ठीक है. Numerical taxonomy based on the observable character where number and codes are assigned to the characters and data and being processed by the computer. Each character is given equal importance and hundreds of characters are considered simultaneously. अब dendrogram. Finally, tree-based genetic numerical taxonomy by Anderson. Phylogenetic classification by Classics based on evolutionary and genetic relationship described by Anger and Prandtl and Dye for the Notre lichen Paphlescent Staminalian, a monograph with meaning, families, orders of flowering plants in ascending order. Family tree cladogram, graphic representation of evolutionary relationship. Note: taxonomy without phylogeny is like the bones without flesh by
टाखातजन, ठीक है. साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज कैरियोटैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एक्सेट्रा. कीमोटैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, बेस्ड ऑन द नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, बायोट्यूरल अल्फा इज टेक्सोनॉमी, बीटा इज टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा इज ऑल्सो टेक्सोनॉमी. ठीक है. तो ये अलग अलग तरीके से जो है नामों को रिप्रेजेंट, मतलब हमने कुछ कोड्स असाइन कर दिया. तुम अल्फा डालोगे तो डायरेक्ट टेक्सोनॉमी के लिए आ जाएगा, बीटा डालोगे तो अभी टेक्सोनॉमी, ओमेगा डालोगे तो अभी टेक्सोनॉमी के लिए आएगा. ठीक है. अब टेक्सोनॉमी के डिवाइसेस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. सॉरी. ठीक है. टेक्सोनॉमी इन डिवाइसेस एंड अरेंजमेंट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज एंड टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जांपल, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, केज. हर्बेरियम क्या होते हैं? सही है. हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम जो है स्टोर हाउस कलेक्टेड विद डाइड एंड प्रेस प्लांट्स स्पेसिमेंस ऑन शीट्स अरेंज्ड एज क्लासिफिकेशन सिस्टम विद डिस्क्रिप्शन, डेट एंड द प्लेस, कलेक्शन, इंग्लिश एंड लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स ऑफ द नेम. बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो एक्सीटू कंजर्वेशन होता है कि कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन प्लांट्स विद रेफरेंसेस, आइडेंटिफिकेशन करना विद बॉटनिकल नेम और फैमिली. मेन बॉटनिकल गार्डन मॉस्को में जो है सबसे बड़ा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन की लंदन में लार्जेस्ट हर्बेरियम है. नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, NBRI लखनऊ में है. ठीक है. दैट आगे की बात करते हैं. इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिप और होवरा कोलकाता के अंदर, लिलॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, BSI दैट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. म्यूजियम की बात करते हैं. सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैव प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस एंड स्टडी इन रेफरेंस इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एज ड्राई स्पेसिमेन. बर्ड एंड मैमल्स आर सर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड एनिमल स्केलेटन एंड इंसेक्ट्स ऑफ बॉक्स. ठीक है. अब इसके बाद अगला करते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में. ठीक है. दैट इज एक्सीटू कंजर्वेशन इन जूज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर द एनवायरमेंटल अंडर द ह्यूमन केयर इन कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स टू बी लर्न फॉर देयर हैबिट्स एंड बिहेवियर एक्सेट्रा. गवर्नमेंट ऑफ IBWL, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नोट दैट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज गिवन इन 1972. ये आपने अपनी साइंस में भी पढ़ा होगा. ZSI दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BNHS दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WPSI दैट इज Wild Preservation Society of India. Note: Red Data Book contains the records of the endangered animals maintained by IUCN and International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Here we are talking about the taxonomic keys, analytic aids and identification of plants and animal based on the similarities. क्या similarities है, क्या dissimilarities है, couplets है, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स दिए गए, जहाँ पे सेपरेट ट्रीज जो है सेपरेट कैटेगरी को बता दिए हैं, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, स्टेटमेंट, लीड, सब कुछ आया भाई, बहुत कुछ आया. और इस बात को ना टेक्सोनॉमिक कीज को मैं थोड़ा सा सर्च से समझना चाहूँगी. अदर मीन्स है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, बहुत सारी चीज़ें लाई गई सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. फ्लोरा जैसे मतलब भाई टेक्सोनॉमिक की क्या है, दो तुमने जजमेंट दे दी कि ये चीज़ें सही हो सकती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और वो दोनों जजमेंट के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर टिप्पणियाँ रखी जा रही हैं, और फिर किसी एक जजमेंट को सही किया जा रहा है. दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक की. और बहुत सारे तरीके हैं, फ्लोरा ले लिया, मैनुअल्स ले लिया, मोनोग्राफ्स ले लिया, कैटलॉग्स ले लिया, ये बहुत सारे तरीके आ गए हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. अब फ्लोरा का मतलब क्या होता है कि हैबिटेट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन विद द प्लांट्स इन द गिवन एरिया. मैनुअल्स की बात करें जो कि प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर द नेम्स एंड द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. हियर वी हैव मोनोग्राम्स हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टेक्सोनॉमी. हायरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेटिव सीक्वेंस, स्टेप्स इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. रैंक टेक्सोनॉमिक इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. लिनियर हायरार्की by lineage, only 5 categories: class, order, genus, species and variety. Later on 7 obligate categories, that is kingdom, phylum that is division of plants, class, order, family, genus, species. Species term given by John Ray, book Historia Generalis Planetarum. Basic unit of classification: the genetically distant and reproductively isolated natural population of group of population with similar morphological and reproductive character, interbreeds freely to produce infertile offspring. Biological species concept given by Mayer.
Note: Ernest Mayr of Germany, evolutionary biologist of Harvard University, was honored as the Divarium of the 21st century with the Little Alexander Agassiz, professors of zoology emeritus, and pioneered and accepted the definition of biological species. He was awarded with the Triple Crown of Biology with 3 prizes: Balzan Prize 1983, International Prize of Biology 1994, and Calford Prize of 1999. So where we have sibling species, that is morphological similar but not interbreed. Allotropic species, that is exclusively an area of the geographical distribution, and geographically isolated. Sympathetic species, reproductively isolated but having an overlapping area of the geographical distribution. Polytypic species, having 2 or more different subspecies, animals and varieties of plants. Ketone species, that plays a central role in the ecological of place. Here we have the genus, that is given by term genre, group of aggregates with closely related species having a more common characteristics comparison with the species. This is Solemanum tuberosum for the potato, Solemanum melanogaster, that is for the brinjal, Solemanum nigrum for the macaw, Panthera leo for the lion, Panthera pardus for the leopard, Panthera tigris for the tiger, Panthera pyrrhus unicia for the snow leopard. Tautonymy, that is both the genus and the species of the epithet are represented by the same word, that is rotus, that is nasa, capra, katla. इन सब चीज़ों के मैं नाम भी बता देंगे कौन किसके लिए कराए जाते हैं. देखो नासा इज फॉर द नाक, दैट इज द कोबरा, कैपरा इज फॉर द गोट, कटला इज फॉर द कटला फिश. Here we have the genera, that is Atropa, Solanum, Patiuna, Datura. ये सारे हमने अलग अलग नाम ले रहे हैं और इसकी वजह से सोलेनेसी, सोलेनम, इन सब चीज़ों के बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ते चले जाते हैं. ठीक है. Panthera for the term we have taken for the term for the Falidae, and here it is represented by the family. ठीक है. अब for plant suffixes ACN for family, IDA for the family, order assemblage of the families exhibiting a few similar characteristics with less than the genera and family. Convallaceae family, Solanaceae family, order Polymoneales, floral character based on suffix ales. In plants or the ACA, Felidae family, Canidae family, order Carnivora. Here we have that class that includes and relates the order experimentally order Primata, monkey, gorilla, Gibbon, order Carnivora, tiger, cat, dog. Phylum Animalia, term given by Cuvier. Division plants, term given by Eichler, constituted by the class or the common feature. Fishes, subspecies of the Pisces, and that is class Amphibia, Reptilia, eggs, birds, mammals. These are the phylum Chordata here. ठीक है. एंड वी आर हेयर विद द लास्ट पेज और इसी को खत्म करते हैं हमारा चैप्टर में निपट जाएगा. क्लास हेपेटोकॉप्सिडा, क्लास ब्रायोप्सिडा, क्लास एंथ्रोप्सिडा, दैट डिवीजन ब्रायोफाइडा, किंगडम हाईएस्ट हियरार्की. ठीक है. तो किंगडम प्लांटे विद वेरियस डिवीजन, किंगडम एनिमलिया विद वेरियस फाइला, एंड फ्रॉम लो टू हायर टेक्सा, नो कॉमन कैरेक्टराइजेशन डिक्रीजेस. Cohort with the controversial taxon and between the order and the class. Organism, family, order and phylum. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैन को हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया. होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा. हाउसला, मस्का नोब्लू और मस्का डोमेस्टिका. इट इज इन एनसीईआरटी गिवन मस्का डोमेस्टिका. यू नीड टू लर्न मस्का डोमेस्टिका ओनली. इस फैमिली इज मस्किडे, ऑर्डर इज डिप्टेरिया, क्लास इज इंसेक्टा और हेक्सापोडा एंड आंथ्रोपोडा. मैंगो को हम एंजीफेरेंडिका एंड अगेडिएसी, सेपेंडेल्स, डाइकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म. वीट पोएसिए, पोएल्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इसकी रटने के ऊपर ना मैं अभी इसके बाद तुरंत एक नेक्स्ट वीडियो बनाने, तो चलिए मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस चैनल को खूब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा. थैंक यू सो मच.